हेलो एवरीवन। आप सभी को जैसे अभी हमारा टीचर्स डे गया तो सभी को टीचर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब आप बोलोगे कि सर हमें क्यों बोल रहे हो, टीचर डे तो टीचर्स के लिए होता है। लेकिन नहीं बेटा, जो हम टीचिंग का हमारा प्रोफेशन है, इसमें जो भी हम टीच करते हैं आप क्लासरूम में बैठ के या कैसे भी, वो एक 2 वे प्रोसेस होता है। आपको लगता है कि आप हमसे सीखते हो, पर हम भी आपसे सीखते हैं, क्योंकि जितने आप जिस टाइप की कंसेप्ट के क्वेश्चन पूछते हो, सबका अलग अलग माइंड होता है, तो हर कंसेप्ट को देखने का सबका अलग अलग तरीका होता है। तो उतने ही सारे एंगल से हमें भी सोचने को सब्जेक्ट मिलता है। तो इसलिए टीचिंग एक 2 वे स्टेप है, आपका 2 वे प्रोसेस है। और अगर इसको 2 वे बना के चलते हैं तभी से मजा आता है। अगर सिर्फ टीचर टीच कर रहा है और स्टूडेंट इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, तो फिर ये प्रोफेशन एक जस्ट रीडिंग की तरह, न्यूज़पेपर रीडिंग की तरह हो जाता है कि सुन रहा है कोई नहीं सुन रहा है। तो मैं इसलिए आप सभी को भी शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं देता हूँ। तो हमने लास्ट वीडियो में साइक्लोहेक्सेन के बारे में किया था। तो हमारे पास जो साइक्लोहेक्सेन एक बहुत ही अच्छा एक आपके पास पॉइंट है। ये जो मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल के बारे में समझना बहुत ज़रूरी है। जिसको इस मॉलिक्यूल के बारे में समझ आ गया उसको स्टीरियो केमिस्ट्री का बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। तो आज हम साइक्लोहेक्सेन और उसके डेरिवेटिव को देखेंगे। लास्ट वीडियो में मैंने आपको साइक्लोहेक्सेन का स्ट्रक्चर बताया था और बताया था कि इसकी चेयर फॉर्म कैसे होती है। मैं आपको दोबारा एक बार बता देता हूँ उसको, कि जो आप ऐसे करके हम साइक्लोहेक्सेन ड्रॉ करते थे, ये करके, ठीक है। अब इसमें मैंने आपको एक चेयर फॉर्म बताई थी कि ये आपकी इस तरीके से चेयर फॉर्म होती है। हमने आपको मॉडल से समझाया था कि इसके अंदर ये आपका एक्सियल, इक्वेटोरियल, एक्सियल, इक्वेटोरियल, तो इस टाइप से आपका अल्टरनेट पोजीशन पे अलग अलग आपके एक्सियल पोजीशन वाले प्रेजेंट होते हैं, ऐसे, ठीक है। ये एक्सियल, ये एक्सियल, ये ऐसे, इस टाइप से। और जो आपके रिमेनिंग रहते हैं वो आपके इक्वेटोरियल होते हैं, ये। तो इस तरीके से अल्टरनेट पोजीशन पे एक्सियल, इक्वेटोरियल आपके प्रेजेंट होते हैं। अब जो भी आपके पास सिस्टम यहाँ पे प्रेजेंट है, इसके अंदर हमें, अभी तो मैंने आपको लिखा कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं लगा हुआ है इस पर। मैंने आपको न्यूमैन प्रोजेक्शन में भी इसका बताया था कि न्यूमैन प्रोजेक्शन में किसको ड्रॉ करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस कर रखा है, वहाँ देख सकते हैं। अब मैं डायरेक्ट चलूँगा यहाँ पे। तो ये मैंने आपके सामने चेयर फॉर्म डिस्कस कर दी साइक्लोहेक्सेन की। साइक्लोहेक्सेन की जब हम चेयर फॉर्म की डिस्कशन करते हैं तो नॉर्मल तो आपकी चेयर फॉर्म होती है, लेकिन अगर आप उस पर सब्स्टिट्यूशन लगा दोगे तो उसके बाद आपकी उस फॉर्म पे क्या डिफरेंस पड़ेगा, वो हम 1 बाय 1 करके डिस्कस करते हैं। अभी जो मैंने आपको साइक्लोहेक्सेन का मॉडल मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको दिखाया होगा, ये मेरे पास साइक्लोहेक्सेन प्रेजेंट है। ये अगर मैं इस एंगल से यहाँ से देखूँ तो ये वाला मेरे को चेयर का ऊपर का फॉर्म है, ये चेयर का नीचे का फॉर्म दिख रहा है, ठीक है। इस टाइप से आपका मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है। तो ये मेरे पास साइक्लोहेक्सेन है। अब इस साइक्लोहेक्सेन की जो मैंने आपको मैं बता रहा हूँ, ये होती है चेयर फॉर्म। इसकी एक दूसरी फॉर्म भी होती है, उसको बोलते हैं बोट फॉर्म। अब बोट फॉर्म का मतलब कैसे से मैं उसको अगर बोर्ड पे ड्रॉ करूँ, मैंने चेयर फॉर्म आपके सामने बनाई हुई है, तो बोट कैसे होती है हमारे पास, बोट कुछ ऐसे होती है, ऐसे, ठीक है। जैसे बोट होती है, मैं आपको दिखाता हूँ। जो मेरे पास जो मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, जिसमें मैं आपको बता रहा था कि आपका जो रिंग की जब हम बात करते थे कि उसमें एक आपका ऊपर की तरफ उठा हुआ है ये वाला, और एक नीचे की तरफ है, चेयर के जो 2 एंगल बने हुए हैं। इसमें अगर इस सिस्टम में मैं इसको बोट बनाता हूँ, तो बोट बनाने में अगर मैं इसको ऐसे कर देता हूँ, ऐसे, तो ये आपका बोट फॉर्म बन गई है, ऐसे। अब इसी मॉलिक्यूल को वैसे ड्रॉ कर लेते हैं। इसमें जो मेन पॉइंट होता है बोट फॉर्म के अंदर, ये 2 हाइड्रोजन आपस में नज़दीक आ जाते हैं, 1 2 3 4। 1 4 पे जो हाइड्रोजन प्रेजेंट है वो आपस में नज़दीक आ जाते हैं। मतलब मेरे पास जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, इसमें ये 2 हाइड्रोजन आपके ऐसे नियरेस्ट आ जाते हैं। इन दोनों हाइड्रोजन को बोलते हैं फ्लैग पोल हाइड्रोजन, ठीक है। जैसे आपके किसी पोल पे फ्लैग लगा होता है, उस टाइप, जैसे आप समझो कि बोट के ऊपर फ्लैग लगे हुए हैं। अब ये जो फ्लैग पोल हैं, इनमें इंट्रैक्शन हो जाती है, इसको फ्लैग पोल इंट्रैक्शन ही बोला जाता है। तो ये दोनों हाइड्रोजन आपस में नज़दीक आने की वजह से रिपल्सन कोज करते हैं, जिससे ये फॉर्म लेस स्टेबल हो जाती है। ये बोट है, ये आपका चेयर फॉर्म है, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन नज़दीक आने की वजह से इसमें जो इंट्रैक्शन होगी, फ्लैग पोल इंट्रैक्शन, उसकी वजह से इसमें आपका सिस्टम प्रेजेंट हो। दूसरी बात, जब मैं आपके सामने इस मॉलिक्यूल को लिए हूँ
तो ये जो 4 हैं आपके, ये रिमेनिंग 4 जो कार्बन बचे हुए हैं, ये आप देखोगे एक के पीछे एक, एक के पीछे एक, इस टाइप से हैं। मतलब आपके पास इक्लिप्सिंग कंफर्मेशन बन गई इन चारों की। तो यानी कि ये आपकी 1,4 जो पोजीशन में आपका पास फ्लैग पोल इंटरेक्शन थी, एक तो ये इसको डिस्टेबलाइज कर रही है, दूसरा आपके जो रिमेनिंग है C2, अगर मैं इसको 1 काउंट करूँ 1 2 3 4 5, तो आपका 6 यहाँ पे आएगा। तो ये 2 और 6, C2 C6 C3 C5, मतलब C2 C6 और C3 C5, इनमें आपस में इक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन हो गई, इक्लिप्स्ड इंटरेक्शन हो गई इनमें। और मैंने आपको बताया था जो आपके टोर्सनल स्ट्रेन थे, एंग्लो स्ट्रेन थे, स्टीरिक स्ट्रेन था, उसके अकॉर्डिंगली हम देखते हैं कि इक्लिप्स कन्फर्मेशन बनने में मॉलिक्यूल डिस्टेबलाइज हो जाता है। ठीक है, तो ये मैंने आपको इन जनरल बताया कि आपका बोट फॉर्म किस तरीके से एग्जिस्ट करता है। इसके बाद ये दोनों चीज़ें इसको डिस्टेबलाइज कर रही हैं। इसकी तीसरी फॉर्म आती है इसकी ट्विस्ट बोट। ट्विस्ट बोट कॉन्फॉर्मेशन। अब बेटे देखो ट्विस्ट बोट में क्या है तो बोट ही। मैंने बोट में क्या किया था, इन जो आपके पास ये अलग स्ट्रक्चर प्रेजेंट थे ऐसे इस टाइप से, जो आपके चेयर कन्फॉर्मेशन बनी हुई थी, मैंने उसको इस टाइप से मोड़ दिया था ऐसे करके, तो आपके पास बोट बन गई थी। ट्विस्ट बोट में क्या कहता है वो कि ट्विस्ट बोट में मैंने तो इसको अब ऐसे मोड़ा, वो ट्विस्ट बोट में इसको ऐसे, मतलब ऐसे रोटेट कर रहा है ऐसे, जो कि यहाँ पॉसिबल नहीं है इसमें दिखाना। ऐसे 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 करके ट्विस्ट बोट ट्विस्ट कर रहा है। किस चीज़ को ट्विस्ट करते हैं ना, वैसे तोड़ देते हैं घुमा के ऐसे, इस टाइप से। तो वो इंट्रैक्शन तो ऐसी है जो बोट बनी हुई है उससे बनाएंगे हम इस फॉर्म को। तो इस फॉर्म में क्या होता है, जैसे आपके पास जो डिफरेंट, आप ये दोनों इसके एंड बना लीजिए, उसके बाद इसके ऊपर जो यहाँ पे ये बना हुए हैं 2, इसको बना लीजिए ऐसे यहाँ तक, मतलब आपने ये मॉलिक्यूल बना लिया। अब ट्विस्ट आ गया उसके बीच में, मतलब वो क्रॉस हो जाएगा एक दूसरे के। अब क्रॉस कैसे होगा, जो आपका ये वाला है यहाँ पे सिस्टम ये प्रेजेंट है, ये यहाँ पे कार्बन है, ये वाला कार्बन जाके, सॉरी थोड़ा सीधा बना देते हैं इसको ऐसे, तो ये वाला कार्बन जाके मिलेगा इससे, और यहाँ पे जो कार्बन है ये वाला कार्बन जाके मिलेगा इससे। ठीक है, अब हम काउंट कर लेते हैं नंबर ऑफ कार्बन। 1 है, 2 3 4 5 एंड 6। तो ट्विस्ट हो गई, बोट ने आपस में ट्विस्ट हो गया बोट। अब इस ट्विस्ट बोट की भी एक कंफर्मेशन होती है। अभी इस ट्विस्ट बोट में क्या होता है, मॉलिक्यूल में बहुत ज़्यादा स्ट्रेन आ जाता है आपस में। अगर किसी सिस्टम में स्ट्रेन आ जाता है तो वो सिस्टम अनस्टेबल हो जाता है। तो इसलिए ट्विस्ट बोट जो फॉर्म है वो ज़्यादा स्टेबल नहीं होती। ठीक है, इसमें देखते हैं किस किस टाइप के स्ट्रेन मेंशन कर रखे हैं। इसमें आपका इक्लिप्सिंग इफेक्ट भी है, जो इक्लिप्स्ड हो रहा है कॉन्फर्मेशन, और आपका इक्लिप्स कॉन्फर्मेशन तो आप समझ रहे हो कि जैसे इसमें एक के पीछे एक था, एक के पीछे एक था, इनको इक्लिप्स कॉन्फर्मेशन बोल रहे थे। इसमें भी ऐसे ही है, हमें यहाँ पे दिख नहीं रहा हो तो इसमें इसके पीछे दिखेगा, ये इसके पीछे दिखेगा, मतलब इक्लिप्सिंग है। और इसके भी जो ये दोनों हाइड्रोजन है ये भी नज़दीक है, तो इसमें फ्लैग पोल भी है और आपका इसमें इक्लिप्सिंग भी है, जो वहाँ पे अनस्टेबल उसको कर रही थी। लेकिन ये ट्विस्ट बोट से भी ज़्यादा अनस्टेबल है, क्योंकि इसमें एक तो एंग्लो स्ट्रेन ऑलरेडी जनरेट हो गया, हमने इसको ऐसे घुमा दिया किसी चीज़ को, स्ट्रेन चढ़ जाता है उसमें। ठीक है, और आपका जो बोट वाली इंटरेक्शन थी वो तो इसमें ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हैं। एक और फॉर्म होती है, उसको बोलते हैं हाफ चेयर। ट्विस्ट बोट यहाँ पे आ गई है, मैं लिख देता हूँ हाफ चेयर। अब हाफ चेयर क्या होता है वो देखते हैं हम। जब मैं आपके पास ये कॉन्फर्मेशन है सिंपल, आपके पास जो प्रेजेंट था सिस्टम, जिसके अंदर हम डिस्कस कर रहे थे कि ये आपका ये जो आप साइक्लोहेक्सेन की बात करते हो, ये प्रेजेंट है आपके पास ये वाला। वो कह रहा है कि जब मैंने इसको क्या किया था बोट बनाने के लिए, मैं इसको ऐसे रोटेट कर दिया, दोनों बीच में आ गए थे, ये दोनों ऐसे रोटेट कर दिए थे मैंने यहाँ पे, ये वाला हाइड्रोजन यहाँ चला गया था, दोनों आपस में इंटरेक्ट हो गए, फ्लैग पोल बन गए थे। इस प्रोसेस में चलते हुए एक पॉइंट ऐसा आएगा, जब मैं इसको ऐसे उठाता हूँ ऐसे ऐसे, तो आपका ये वाला तो अबोव द प्लेन रहेगा, बाकी 5 कार्बन आपके एक ही प्लेन में रहेंगे। ये बीच का स्टेप है जब मैं चेयर से बोट बना रहा हूँ, तो उस स्टेज को बोलते हैं हाफ चेयर। मतलब आपके 5 कार्बन तो एक ही प्लेन में रहेंगे और एक ऊपर रहेगा, इस टाइप की इंटरेक्शन बन जाती है। तो इसी को बोलेंगे, देखो अब मैं इसको इससे बनाता हूँ, इससे हम कैसे बना रहे हैं इसको। आपके पास कुछ ऐसे बनेगा, ये आपका एक कार्बन ऊपर की तरफ रहेगा उठा हुआ, और ये आपका कुछ इस टाइप से
क्योंकि स्टेन है ना उसमें, इस टाइप के एंगल्स हैं इसमें। तो आपके मैं मेंशन कर देता हूँ 3, 4, 5 एंड 6। अब 3, 4, 5, 6 में से आपका 1 तो है अबव द प्लेन, बाकी 2, 3, 4, 5 और 6 ये सारे के सारे कार्बन आपके एक ही प्लेन में हैं। तो जब ऐसा कोई सिस्टम प्रेजेंट होगा तो उसके अंदर भी स्टेन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, हाफ चेयर कॉन्फर्मेशन भी स्टेबल नहीं होती। ठीक है, तो इसका मतलब अब देखो इसमें ऐसा क्यों होता है, एक तो एंग्लोस्टेन उसमें जनरेट हो गया है, और दूसरा एंग्लोस्टेन के साथ साथ उसके अंदर क्या जनरेट हो गया है, जब आपके 5 कार्बन एक ही प्लेन में आएंगे तो एक दूसरे के लिए इक्लिप्सिक इफेक्ट क्रिएट करेंगे, तो जो उसको डिस्टेबलाइज करेगा। तो ये आपके पास चेयर, बोट, ट्विस्ट बोट और हाफ चेयर, ये 4 कन्फर्मेशन आपके पास साइक्लोहेक्सेन मॉलिक्यूल एग्जिबिट करता है। तो आपको पता होना चाहिए इनके बारे में। अब इनकी स्टेबिलिटी का मैं आपको ऑर्डर बता देता हूँ, उसको आप नोट कर सकते हैं। सबसे पहले आपके पास चेयर फॉर्म की स्टेबिलिटी है, वो हमने लास्ट लेक्चर में भी आपको बता दिया था। उसके बाद आता है ट्विस्ट बोट, और फिर आती है आपकी बोट, और फिर आता है आपका हाफ चेयर। चेयर का मैंने आपको बता दिया था पहले। ट्विस्ट बोट में क्या फ़ायदा हुआ, जो नॉर्मल बोट थी, नॉर्मल बोट में क्या था, आपके दोनों हाइड्रोजन ऐसे थे इंटरेक्टेड। ठीक है, जब मैंने ट्विस्ट कर दिया, मतलब उसको दोनों साइड से पकड़ के ऐसे घुमा दिया, तो दोनों हाइड्रोजन दूर दूर चले गए। तो 4 फ्लैग पोल इंट्रैक्शन थी वो वहाँ पे जो इंट्रैक्शन है वो डिक्रीज कर गई। उसके डिक्रीज है तो, लेकिन डिक्रीज कर गई। डिक्रीज करने की वजह से रिपल्सन कम हो गई। अगर रिपल्सन कम हो गई तो स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो इसीलिए ट्विस्ट बोट और बोट में सिर्फ इतना ही डिफरेंस है कि ट्विस्ट बोट में 1,4 जो फ्लैग पोल इंट्रैक्शन है वो कम हो जाती है। ठीक है, तो इसीलिए उसके बाद बोट आता है। और हाफ चेयर में आपने देख ही लिया कि 5 कार्बन एक ही सिस्टम के अंदर प्रेजेंट है, 5 कार्बन एक ही प्लेन में प्रेजेंट है, तो पांचों का इक्लिप्सिंग इफेक्ट है। तो इसीलिए ये आपके पास स्टेबिलिटी का ऑर्डर रहेगा। अगर आपसे पूछा जाए इन जनरल कि आपके पास ये सिस्टम प्रेजेंट है, तो इन जनरल आप कैसे कहेंगे कि किसकी स्टेबिलिटी किस फॉर्म की कितनी है। ठीक है, बाकी अगर सब्स्टिट्यूशन लगा होगा फिर डिपेंड करेगा स्टेबिलिटी रिपल्सन कहाँ कम होगी, वो भी हम एग्जाम्पल में अभी करेंगे आगे। तो ये मैंने आपको जनरल बता दिया। अब हम जाते हैं साइक्लोहेक्सेन के डेरिवेटिव पे। ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। साइक्लोहेक्सेन आपके पास, उसका डेरिवेटिव की बात करेंगे अब हम। साइक्लोहेक्सेन डेरिवेटिव्स। अब जो साइक्लोहेक्सेन के डेरिवेटिव्स होते हैं वो आप मतलब सिंपल हम बात करें तो जैसे मेरे पास अगर मैं ऐसे ड्रॉ करता हूँ मॉलिक्यूल को और मैं बोल देता हूँ कि यहाँ पे ये लगा हुआ है। ठीक है, तो ये सब्स्टिट्यूशन है, तो मैं बना के देखूँगा। आपको पता है सबसे मोस्ट स्टेबल फॉर्म चेयर है, तो सबसे पहले हम उसको बना के देखें। चेयर पे भी इसको लगाने के 2 तरीके हो सकते हैं। एक तो मैं इसको एक्सियल लगा दूँ, या दूसरा तरीका है मेरे पास मैं इसको इक्वेटोरियल लगा दूँ। ठीक है, अब किस फॉर्म में ज़्यादा स्टेबल होगा वो हमें देखना पड़ेगा। मैं इसको मेंशन कर देता हूँ, जो रिमेनिंग इसके मॉलिक्यूल्स हैं ये यहाँ मेंशन कर देते हैं। ये आपको इक्वेटोरियल है, ये इक्वेटोरियल है, ये एक्सियल है, ये एक्सियल है, ये इक्वेटोरियल है। अब मैं इसकी न्यूमेन बना के देखता हूँ इस साइड से खड़ा होके। अगर मैं यहाँ से न्यूमेन बनाता हूँ तो मेरे को सबसे आगे ये मॉलिक्यूल दिख रहे हैं, ये वाला HAHE, इधर ये कार्बन है। ठीक है, अगर मैं इसको नंबरिंग करूँ तो 1 2 3 4 5 एंड 6, तो 1 का बॉन्ड इधर 6 से बना हुआ है। ठीक है, मैं ऐसे कर देता हूँ, पूरा मॉलिक्यूल ड्रॉ नहीं करता हूँ। उसके बाद रिमेनिंग आपको जोड़ के देख सकते हो। R यहाँ पे आ गया, HE आपका यहाँ पे आ गया, इधर आपका कार्बन नंबर आ गया 3। ठीक है, ये कॉन्फर्मेशन है जब एक्सियल में प्रेजेंट है। उसके बाद इधर वाला देख लेते हैं। न्यूमैन जब यहाँ बनाता हूँ तो यहाँ भी मैं नंबरिंग सेम कर देता हूँ, 1 2 3 4 5 एंड 6, ये भी आपका एक्सियल है। अब ड्रॉ करते हैं। नीचे HA आएगा, यहाँ पे HE आएगा, यहाँ पे कार्बन नंबर 6 है, और इधर यहाँ पे H है आपके पास, और यहाँ पे आपके पास R है, ये एक्सियल है, और यहाँ पे आपका कार्बन नंबर 3 है। तो ये आपके पास प्रेजेंट है। अब मैंने आपको क्या बताया था कि जब भी हम कोई कन्फर्मेशन देखते हैं तो आपको सबसे पहले क्या करना है, ये चीज़ नोटिस करनी है कि जो भी आपके पास
दो, अगर सेम ग्रुप लगे हुए हैं दोनों कार्बन पे जिनका कंपैरिजन हम कर रहे हैं कि कौन सी फॉर्म में प्रेजेंट है ये, फिर तो हम उन दोनों का रिलेशन देख लेंगे। वरना आपके पास जो भी सब्स्टिट्यूशन में जो प्रायोरिटी वाइज जिसका सबसे ज़्यादा नंबर आता है उन दो को मोस्ट प्रायोरिटी वाले ग्रुप को आपस में कंपैरिजन करना है। तो अगर मैं इस सेंटर की बात करूं, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, एक ही कार्बन है इधर, तो मोस्ट प्रायोरिटी इसको मिलेगी। उसके बाद अगर पिछले वाले में बात करूं, इधर भी कार्बन इधर, यहाँ कोई सब्स्टिट्यूएंट आपका लगा हुआ है, तो मोस्ट प्रायोरिटी में इसी कंपैरिजन में डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमें जो कंसीडर करना है वो इन दोनों का एंगल देखना है, और यहाँ पे जो हमें कंसीडर करके देखना है वो इन दोनों का एंगल देखना है। तो इन दोनों में एंगल कितना है 60 डिग्री, और इन दोनों में एंगल कितना है 180 डिग्री। तो इसका मतलब 2 कार्बन जो आपस में रिपल्सन कर सकते थे, यहाँ वो मैक्सिमम दूरी पे हैं। तो इसका मतलब आपका जब भी कोई सब्स्टिट्यूशन लगा होगा वो इक्वेटोरियल पोजीशन पे आपका ज़्यादा स्टेबल होगा। कोई भी सब्स्टिट्यूशन आप पुटअप करते हो तो इसका मतलब आपका इक्वेटोरियल जो पोजीशन है उस पर लगा हुआ सब्स्टिट्यूएंट ज़्यादा स्टेबिलिटी क्रिएट करेगा देन एक्सियल वन। ठीक है, ये तो यहाँ गोस फॉर्म हो गई। ठीक है, और वहाँ पे वो कौन सी फॉर्म है NTA, इसको आप स्टैगर्ड बोलते थे। तो आपको मैंने बताया था उस टाइम भी कि NT और स्टैगर्ड जो है सबसे ज़्यादा स्टेबल होती है। फिर आपके ये गोस फॉर्म में आते हैं जो आपके डिफरेंट होते हैं। तो ये आपका एक्सियल और इक्वेटोरियल का अरेंजमेंट हो गया। तो इस तरीके से आपके पास कोई सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है तो आपको उसको पुटअप करके देखना है इक्वेटोरियल पोजीशन पे, वहीं उसकी स्टेबिलिटी आएगी। अब जो मैंने आपके सामने स्ट्रक्चर बनाया था अभी, ये एक्सियल था और ये आपके पास में मॉलिक्यूल गिवन था, ये आपका इक्वेटोरियल था। ठीक है, तो जो ये एक्सियल इक्वेटोरियल में यहाँ पे ये मॉलिक्यूल आपस में इंटर कन्वर्ट होते रहते हैं। अब जो ज़्यादा स्टेबल होगा उसकी कंपोजिशन ज़्यादा होती है, जो कम स्टेबल है उसकी कंपोजिशन कम होती है। तो इस टाइप से ऐसा आपस में होता रहता है। अब ये आपस में ऐसा कैसे चेंज कर लेते हैं हमें वो देखना है। ये क्या करते हैं आपस में रिंग फ्लिप हो जाता है। फ्लिप का मतलब क्या होता है बेटा, मैं आपको मॉडल से बता देता हूँ। ये मेरे पास कोई भी चेयर कन्फर्मेशन दे रखी है। ठीक है, फ्लिप का मतलब है ये वाली पोजीशन नीचे चलेगी, ये वाली पोजीशन ऊपर आ गई, उसको बोलते हैं रिंग फ्लिप। अभी जो मैं आपके सामने दिखा पा रहा हूँ ये वाला ग्रुप एक्सियल है और ये वाला ग्रुप इक्वेटोरियल है। कोई भी एग्जांपल ले रखा है मैंने। जब मैं इसको रिंग को फ्लिप करूँगा, एक एक करके करेंगे। पहले इसको नीचे ले जाते हैं ऐसे, अब इस वाले को ऊपर लेके आते हैं, इसको नीचे रखो और इसको ऊपर लाते हैं ऐसे। ठीक है, देखो इसको नीचे लेके गए थे और इसको ऊपर लेके आए हैं, रिंग को मैंने फ्लिप कर दिया है। तो जो ग्रुप पहले एक्सियल था अब वो कहाँ चला गया, इक्वेटोरियल। जो यहाँ पे इक्वेटोरियल था इस साइड वो कहाँ चला गया, एक्सियल। तो इसका मतलब रिंग फ्लिपिंग से आपके एक्सियल और इक्वेटोरियल दोनों आपस में इंटरचेंज हो जाती है। लिख रहे हो आप इस बात को, रिंग फ्लिपिंग से आपके एक्सियल इंटर कन्वर्ट हो जाते हैं इक्वेटोरियल में और इक्वेटोरियल एक्सियल में। ठीक है, आपके जो भी पोजीशन की सिस्टम प्रेजेंट है एक्सियल इक्वेटोरियल का इंटरचेंज हो जाता है आपस में। तो इसका मतलब यहाँ पे जो पोजीशन एक्सियल थी यहाँ पे इक्वेटोरियल आ गई है। तो इसका मतलब ये मॉलिक्यूल आपस में रिंग फ्लिपिंग से अचीव हो सकते हैं, ये आपस में रिंग फ्लिपिंग करके बन सकते हैं। तो इस रिंग फ्लिपिंग के प्रोसेस को ये मॉलिक्यूल में कंटिन्यूसली अपने आप चलता रहता है। इसको आप रूम टेम्परेचर पे रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते। अगर मैं 25 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर लिखता हूँ तो इसका मतलब इस रोटेशन को हम नहीं रोक सकते। सिंपल जब आपके पास प्रेजेंट है, अगर कोई आपके पास मॉलिक्यूल प्रेजेंट है ज़्यादा बल्कियर, वहाँ पे रोटेशन अगर रोटेशन होगी लेकिन जो मोस्ट स्टेबल होगा वो ज़्यादा बनेगा, दूसरे वाला कम बनेगा। तो ये चलती रहती है, लेकिन आपके पास सोल्यूशन के अंदर वो आपका जो कंपाउंड है वो ज़्यादा रहेगा जो ज़्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग बता सकते हैं कि कौन सा मॉलिक्यूल ज़्यादा होगा सोल्यूशन में, कौन सा कम होगा। आपको मोस्ट स्टेबल ही बताना होता है हमेशा। तो ये आपके पास एक्सियल था, ये आपके पास इक्वेटोरियल था। तो ये इनका इंटरचेंज आपस में चलता रहता है। और जब भी इंटरचेंज होगा मतलब रिंग फ्लिपिंग से होगा। रिंग फ्लिपिंग का मतलब बिल्कुल सिंपल है, आपको मैंने बताया था। अगर ये नीचे की तरफ है तो इसको ऊपर की तरफ मोड़ दो, और ये ऊपर है तो इसको नीचे की तरफ मोड़ दो। दोनों को मोड़ो तो इसको रिंग फ्लिपिंग बोलते हैं। और रिंग फ्लिपिंग से हमने लिखा है एक्सियल और इक्वेटोरियल का इंटरचेंज होता रहता है। जो एक्सियल पोजीशन पर था इक्वेटोरियल चले जाता है, क्योंकि बॉन्ड्स मूव कर जाते हैं तो उनकी पोजीशन डिफर हो जाती है। तो इस तरीके से आपका एक्सियल इक्वेटोरियल का सिस्टम होता रहता है। अब देखो जो मैंने इसमें आपको बताया एक्सियल इक्वेटोरियल, इसमें आपका डेल्टा जी अगर हम देखें तो डेल्टा जी जो मेरे पास यहाँ पे प्रेजेंट है इक्वेटोरियल के लिए और एक्सियल के लिए, इसकी वैल्यू आती है अब नेगेटिव। ठीक है, अगर मैं इस नेगेटिव को इधर लेके आता हूँ तो ये वैल्यू पॉजिटिव। इसको हम बोलते हैं जी, जो मैंने यूज किया यहाँ पे,
इसको बोलते हैं कन्फर्मेशनल फ्री एनर्जी, कन्फर्मेशनल फ्री एनर्जी। ठीक है, ये जो कन्फर्मेशनल फ्री एनर्जी है ये हम माइनस डेल जी नोट को बोलते हैं। ठीक है, अब माइनस डेल जी नोट पॉजिटिव है, ऐसे यहाँ पे दिखा हुआ है हमने। अब इसमें क्या मेंशन किया गया है कि जितने भी आपकी इसकी वैल्यू ज़्यादा होगी, जितनी आपकी हायर वैल्यू होगी उसकी, वही आपका ग्रुप है जो इक्वेटोरियल पोजीशन पे स्टे करेगा। मतलब किसी की माइनस डेल जी वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी, इसका मतलब उसके अंदर कन्फर्मेशनल फ्री एनर्जी उतनी ही ज़्यादा है। ठीक है, फ्री एनर्जी जो उसको रोटेट करने में अलाउ करती है। तो इसीलिए जिसकी कन्फर्मेशनल फ्री एनर्जी ज़्यादा है, जिस ग्रुप की, वो ग्रुप आपका इक्वेटोरियल पोजीशन पे रहेगा। ठीक है, तो अब आप यहाँ लिख सकते हो कि हायर द माइनस डेल जी नोट मोर प्रेफरली इट विल स्टे ऑन इक्वेटोरियल पोजीशन। ठीक है, अब मैं आपको एग्जांपल से बताऊंगा। जिस ग्रुप की माइनस डेल जी वैल्यू ज़्यादा होगी वो आपका इक्वेटोरियल पोजीशन पे ज़्यादा रहेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी इक्वेटोरियल पोजीशन पे रहने की ज़्यादा है। एग्जांपल से बताता हूँ आपको। मेरे पास यहाँ पे कोई भी एक ऐसा मॉलिक्यूल गिवन है, ये मान लो आपके पास कोई भी सिस्टम यहाँ दे रखा है और उसके अंदर आपको दो ग्रुप दे रखे हैं एक्स और वाई। तो आपको बोला गया है कि एक्स के लिए जो एनर्जी है वो है 50 kg और वाई के लिए एनर्जी है 80 kg। इस एनर्जी की बात करें, माइनस डेल जी की वैल्यू दे रखी है, तो जिसकी वैल्यू ज़्यादा होगी वो आपको इक्वेटोरियल पोजीशन पे रहने की कोशिश करेगा। तो अगर मैं यहाँ बात करूँ तो वाई मेरा यहाँ पे आएगा, कोई पोजीशन में सब्स्टिट्यूशन हो सकता है, और एक्स मेरा एक्सियल पे आएगा। तो इन दोनों में से जिस ग्रुप की वैल्यू ज़्यादा थी उसको मैंने इक्वेटोरियल पे पुटअप किया है। तो आपने भी याद रखना, अगर आपको कहीं भी एक आध क्वेश्चन, कई बार आ जाता है, रेयर सा क्वेश्चन है वैसे, कि माइनस डेल जी आपको बोल देगा कि कन्फर्मेशनल फ्री एनर्जी आपकी कितनी है, गिब्स कन्फर्मेशनल फ्री एनर्जी, तो आपको सिर्फ यही देखना है कि जिसकी वैल्यू ज़्यादा है उसको आप इक्वेटोरियल पोजीशन पे पुटअप कर दोगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको मेंशन कर सकते हैं। अब देखो मेरे पास नेक्स्ट टाइम मान लो कोई भी आपको ग्रुप दे रखा है, मैं आपको ग्रुप्स की प्रायोरिटी बताऊंगा कि किसको कहाँ रख सकते हैं आप। हमारे पास एग्जांपल दे रखा है, एक तो ये है CH3 और एक आपको बोला हुआ है CH3 ये है। ठीक है, तो आप वो बोल रहे हैं कि इस CH3 को आप यहाँ रखो या यहाँ रखो, कौन सा आपका स्टेबल होगा और किस बेसिस पे एक्सप्लेन करोगे। तो मैं आपको बड़े अच्छे से मॉडल से बता देता हूँ कि जो मेरे पास ग्रुप प्रेजेंट है, आपको सिर्फ इस वाले को भूल जाओ, आपको यही सोल्यूशन देखना है कि एक है। ठीक है, तो मैं इसकी चेयर फॉर्म इसकी बनी हुई है, तो चेयर फॉर्म के अकॉर्डिंग हम इसको एक्सप्लेन कर देते हैं। ये हमारे पास चेयर फॉर्म बनी हुई है, ये आपका एबो ये आगे की तरफ है ये वाला, और दूसरे वाला पीछे मेरी तरफ है। ठीक है, तो आपको जो यहाँ स्ट्रक्चर गिवन है उस स्ट्रक्चर में एक CH3 है, मैं इसको चेंज ही कर देता हूँ आपके पास। ये ठीक है, अब उसने क्या कर रखा है, पहले आपका जो CH3 है उसको एक्सियल पे ले रखा है। ये देखिए, ये आपका आ गया एक्सियल पोजीशन पे CH3, ये आपको दिख रहा है इधर से। ठीक है, ऐसे। अब इस CH3 जब ये एक्सियल पोजीशन पे है तो मैं इसको प्रॉपरली ओपन करके लिख देता हूँ। इसको अगर मैं ओपन करके लिखता हूँ तो ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनेगा, ये कार्बन भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड है ऐसे। अब यहाँ पे मैं क्या देख पा रहा हूँ कि इसकी अल्टरनेट पोजीशन पे दो हाइड्रोजन एक्सियल हो रहा है। मैंने आपको बताया था 3 एक फेज़ में होते, 3 एक फेज़ में रहेंगे अल्टरनेट पे। तो इसके अल्टरनेट मतलब यहाँ एक हाइड्रोजन है और एक हाइड्रोजन यहाँ है। तो इस हाइड्रोजन की, इसके CH3 वाले हाइड्रोजन के साथ इसकी जो रिपल्सन होगी उसको 1,3 हाइड्रोजन रिपल्सन बोलेंगे या इंट्रैक्शन बोलेंगे। एक्सियल पोजीशन में इंट्रैक्शन आपकी एग्जिस्ट कर रही है, मतलब उसको रिपेल कर रही है।
लेकिन अगर इक्विटोरियल की बात करूँ, मैं इसी में आपके सामने इक्विटोरियल लेके जाता हूँ इसको, मैं अगर इसको इक्विटोरियल ले जाता हूँ, जी ठीक है, अभी इक्विटोरियल बन गया। अब इस इक्विटोरियल पोजीशन वाले के साथ ये जो आपके पास इसमें एक्सियल प्रेजेंट है, ये इसके नियरेस्ट नहीं है। ये देखो, अगर आपका एक्सियल पे था तो दो और एक्सियल जो प्रेजेंट थे, मैं इस अगर यहाँ प्रेजेंट था उसको रिपेल कर रहे थे, लेकिन अगर मैंने इसको इस साइड कर दिया, इक्विटोरियल कर दिया, तो ये इंट्रैक्शन मैंने अवॉइड कर दी। इसका मतलब इसके अंदर ये इंट्रैक्शन प्रेजेंट नहीं है, इसमें सिर्फ यहाँ एक हाइड्रोजन है, यहाँ भी हाइड्रोजन है, यहाँ भी हाइड्रोजन है। अब हाइड्रोजन से इंट्रैक्शन जो होगी, दोनों के साइज स्मॉल है, लेकिन अगर हाइड्रोजन की CH3 के साथ होगी तो CH3 का साइज बड़ा है, इसलिए इसमें रिपल्सन ज़्यादा है, इसमें रिपल्सन कम है, तो ये फॉर्म ज़्यादा स्टेबल होगी रेदर देन दिस वन। इसीलिए आपको इक्विटोरियल पोजीशन को ज़्यादा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है और एक्सियल पोजीशन को कम करता है। ठीक है, तो आपके पास ये अलग अलग दो फॉर्म बन गई हैं। अब मैं आपको कुछ ग्रुप्स लिख देता हूँ जो आपके पास ग्रुप प्रेजेंट हैं, कि अगर आप जब भी किसी सिस्टम को लेते हो तो आपको किस ग्रुप को इक्विटोरियल रखना है, किसको एक्सियल रखना है, उसकी क्या प्रायोरिटी रहेगी, या आपको अगर दो ग्रुप एक साथ दिए हैं तो आप क्या प्रायोरिटी करोगे। आप कन्फर्मेशनल ऑर्डर फॉर इक्विटोरियल पोजीशन, कि आपके पास जो इक्विटोरियल पोजीशन प्रेजेंट है उस पे आपका कन्फर्मेशन का क्या ऑर्डर रहेगा। बहुत सारे ग्रुप हमारे पास लिखे हुए हैं यहाँ पे, मैं आपको लिख देता हूँ प्रायोरिटी ऑर्डर के अकॉर्डिंग। सबसे कम आपका हैलोजन को मिलती है प्रायोरिटी एक पे आने की, उसके बाद आपका साइनाइड है, फिर आपका OH ग्रुप है, उसके ही अप्रोक्सीमेटली इक्वल आपका है OCOCH3, उसके बाद आता है आपका OCH3, उसके बाद आता है OET अगर आपका इथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, उसके बाद हमारे पास आता है COH एसिड पार्ट जिसको बोलते हैं, उसके बाद हमारे पास आता है COET जिसको एस्टर पार्ट बोलते हैं, और फिर आता है नाइट्रो, फिर आता है अमोनिया, फिर मिथाइल, फिर आपका इथाइल की प्रायोरिटी है, आइसोप्रोपाइल की है, आइसोप्रोपाइल के बाद आपके पास फिनाइल है, और फिर लास्ट में आपके पास टर्सरी ब्यूटाइल है। तो अगर मतलब आपके पास ये कोई भी दो ग्रुप प्रेजेंट है तो आप किसको एक्सियल पर रखोगे, किसको इक्विटोरियल पर रखोगे, वो एक प्रायोरिटी है। सबसे पहले आपका टर्सरी ब्यूटाइल को देखना है, फिर फिनाइल को, आइसोप्रोपाइल, उसके अकॉर्डिंग साइज और एक्सपेरिमेंटल डाटा को कोप अप करके आपके पास ये एक सीरीज तैयार कर रखी है। ठीक है, इसमें ज़्यादा आपको कुछ डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। आपके पास दो चार ग्रुप हैं जो बार बार यूज होते हैं, हम कुछ एक एग्जांपल से आपको क्लियर कर देंगे, तो आपको ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। बस आप इसमें दो चार बातें याद रखो कि हैलोजन की सबसे कम है, और ये आपके जो ग्रुप है टर्सरी ब्यूटाइल फिनाइल आइसोप्रोपाइल, ये 3-4 ग्रुप हैं जो आपके आ जाते हैं, इसमें आपको प्रायोरिटी पूछी होती है, तो आपको ये पता होनी चाहिए। ठीक है, तो ये आपके पास सीरीज हो गई कि आपके पास अगर कोई भी दो ग्रुप प्रेजेंट है तो वो किस तरीके से प्रेजेंट हो सकते हैं। ये मैंने आपको सब मोनो सब्स्टिट्यूशन का बताया। अब यहाँ पे डाई सब्स्टिट्यूशन की बात आ जाती है, अगर दो ग्रुप प्रेजेंट है तो किसको प्रायोरिटी दोगे। अब डाई सब्स्टिट्यूशन और भी तरीके से हो सकता है, और उनसे कैसा मॉलिक्यूल बनता है वो हम देखते हैं। मैं इसको रब कर रहा हूँ। अब मैं डाई सब्स्टिट्यूट की बात करता हूँ, तो डाई सब्स्टिट्यूट में मेरे पास 3 टाइप के अरेंजमेंट हो सकते हैं। 1-2 सब्स्टिट्यूशन हो सकता है, या 1-3 हो सकता है, या 1-4 हो सकता है। ठीक है, तो इस टाइप से आपके पास सब्स्टिट्यूशन हो सकते हैं। अब इनको ड्रॉ करके देखते हैं कि इनका कैसे किस टाइप के मॉलिक्यूल आपस में रहते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं 1-2 में दो अरेंजमेंट आपके, 1-2 सिस भी हो सकता है, 1-2 ट्रांस भी हो सकता है। अब सिस ट्रांस देखते हैं, इसको मॉलिक्यूल ड्रॉ कर लेते हैं। सबसे पहले ट्रांस बनाते हैं R और ये R। आपको साथ साथ मैं मॉडल में दिखाता रहूँगा ताकि आपको क्लियर होता रहे।
ये देखिए मैंने आपको 1 2 ट्रांस बताया चेयर में, ये एक्सियल है, ये एक्सियल एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो इन दोनों को हम ट्रांस बोलेंगे। ठीक है, एक दूसरे के अपोजिट है, तो मैंने ये लिख दिया यहाँ पे, इसको बोलेंगे 1 2 एक्सियल एक्सियल, और क्या है आपस में ट्रांस है। ठीक है, एक और तरीके से ट्रांस हो सकते हैं, अगर मैं इन दोनों को ऐसे लगा दूँ, इक्विटोरियल इक्विटोरियल 1 2 इक्विटोरियल इक्विटोरियल भी आपस में ट्रांस होते हैं। अब दिखा देता हूँ आपको कैसे होते हैं। ये देखिए आप, ये आपके पास ये एक्सियल है, नीचे जो 3 मैंने पकड़े हुए हैं, और ऊपर भी आपके पास 3 एक्सियल हैं। ठीक है, अब ये आपके पास इक्विटोरियल है, ये भी इक्विटोरियल है, उसकी डायरेक्शन उधर है, इसकी डायरेक्शन इधर है, तो ये दोनों भी आपस में ट्रांस हो गए हैं, जो मैंने आपको दिखाया है 1 2 इक्विटोरियल इक्विटोरियल ट्रांस हो गए हैं। अब आपके पास सिस की पॉसिबिलिटी बताते हैं आपको, ये आ गया। अगर मैं इसको ऐसे बनाऊँ एक्सियल और दूसरे वाले को ऐसे बनाऊँ, वो भी आपके पास क्या हो गया 1 2 एक्सियल इक्विटोरियल, ये आपके पास सिस हो गया। ठीक है, अब मैं दिखाता हूँ आपको, 1 मिनट उसमें दिखा दूंगा अभी आपको मॉडल में, इससे पहले हम लिख लेते हैं एक बार सारा। ये दूसरा मेरे पास ये पॉसिबिलिटी भी है कि एक्सियल नीचे वाला हो और इक्विटोरियल ऊपर वाला हो, तो मतलब 1 2 इक्विटोरियल एक्सियल भी आपका सिस होता है। ठीक है, ये 4 पॉसिबिलिटी है, मैं आपको मॉडल से बता देता हूँ। एक हमने आपका बना देते हैं, ये देखिए मैंने आपके सामने बनाया, एक आपका एक्सियल है ये वाला, ये आपका इक्वेटोरियल है, दोनों सेम डायरेक्शन में, ये भी ऊपर की तरफ से ऑफ हो रहा है, अपने आप को कर रहा है, ये देखिए, और ये भी ऊपर की तरफ है, इसका भी रुझान ऊपर की तरफ है, तो दोनों आपस में सेम डायरेक्शन में है, तो सिस हो गई। ये मैंने आपको बना दिया। अब अगर इसी मॉलिक्यूल को कुछ हम ऐसे ही रख दें, ये आपका एक्सियल नीचे की तरफ है, इसका रुझान भी नीचे की तरफ है, ये भी आपके दोनों सेम डायरेक्शन में हो गए, तो सिस हो गया आपस में। तो इस टाइप से 4 अरेंजमेंट इसके पॉसिबल हैं, इनके भी सेम पॉसिबल हैं। अब 1 बाय 1 करके इनके भी लिख देते हैं हम सभी। इसके जो पहला इसका अरेंजमेंट ऐसे ही लेना है बिल्कुल, ये ऐसे। अब देखो इसमें आपके पास मैं पहले बनाता हूँ ट्रांस, तो इसमें आपका आर यहाँ आएगा, एक्सियल आ गया, उसके बाद आपका जो ट्रांस है अगर मैं यहीं पे बना दूंगा तो सिस बन जाएगा। मतलब जैसे मैंने एक्सियल स्टार्ट किया था, यहाँ पे एक्सियल स्टार्ट करता हूँ मैं शुरू में ही। अब देखो यहाँ एक्सियल बनाए थे 1 2 पे तो ट्रांस हो गए थे, लेकिन यहाँ पे जब 1 3 पे आए तो वो दोनों सिस हो गए हैं। आपने ध्यान रखना है, जब 1 3 में एक्सियल की बात करेंगे तो वो दोनों आपस में सिस आ जाएंगे। ठीक है, अब मैं इसका अगला बनाता हूँ। अगर जैसे मैंने यहाँ पे लिखा था 1 2 इक्विटोरियल, यहाँ भी मैं 1 3 इक्विटोरियल लगा के देखता हूँ कि कहाँ बनते हैं। इसको इक्विटोरियल कर दो, इसको इक्विटोरियल कर दो, दोनों नीचे की तरफ आ गए हैं। मतलब अगर मैं आपको एग्जांपल में बताऊँ तो मेरे पास ये अरेंजमेंट हो गया है, ये देखिए आप, ये चेयर है 1 3, ये भी आपका नीचे की तरफ है प्लेन में, वो भी नीचे की तरफ है, तो ये दोनों कैसे हो गए, सिस हो गए। अगर मैंने इन दोनों को एक्सियल लगा दिया तो दोनों कैसे हो गए थे, ये भी सिस हो गए थे। तो इसका मतलब 1 3 का एक्सियल भी सिस है और 1 3 का इक्विटोरियल भी सिस है। ये आपके पास सिस बन गया। ठीक है, अब हम देखते हैं इनको करके एक्सियल इक्विटोरियल। ये देखिए, एक मैं एक्सियल रखता हूँ आर, और ये वाला मैं आपका इक्विटोरियल रखता हूँ, तो 1 3 एक्सियल इक्विटोरियल। अब देखो एक उस प्लेन में ऊपर की तरफ जा रहा है, एक प्लेन नीचे की तरफ जा रहा है, तो इसका मतलब ये आपस में क्या हो गए, ट्रांस। अब मैं क्या करता हूँ, इसको इक्विटोरियल रखता हूँ और इसको एक्सियल करके देखता हूँ। अब ये ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट कर रहा है, वो नीचे की तरफ प्रोजेक्ट कर रहा है, इसका प्रोजेक्शन ऊपर की तरफ है, उसका प्रोजेक्शन नीचे की तरफ है, तब भी आपस में एक दूसरे के ट्रांस हैं। तो 1 3 एक्सियल इक्विटोरियल भी आपस में क्या होंगे, ट्रांस। ठीक है, अब इसका बना के देखते हैं। ये आर, सबसे पहले मैं दोनों को एक्सियल बनाता हूँ ऐसे ही,
1/4 एक्जियल एक्जियल। अब आप देखिए एक उस प्लेन में जा रहा है और एक इस प्लेन में, तो कैसे हो गया आपस में ट्रांस। उसके बाद 1/4 इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल करके देखते हैं। इक्वेटोरियल इसका इधर है, इसका इक्वेटोरियल इधर बनेगा। तो इस केस में भी आपका क्या हो गया, दोनों अलग अलग डायरेक्शन में हो गए, तो ये भी आपका ट्रांस हो गया है। ठीक है, उसके बाद आपके पास ये प्रेजेंट है। अब हम उसे क्या देखते हैं, उसको एक एक्जियल करके देखते हैं, एक इक्वेटोरियल देखते हैं क्या बनेगा। ये आपका मैंने एक्जियल बना दिया है और यहाँ पे आपका इक्वेटोरियल हो गया है। तो अब दोनों का सेम फेस में प्रोजेक्ट करें, ये भी ऊपर की तरफ है, ये भी ऊपर की तरफ है, तो इसका मतलब दोनों में रिलेशन क्या हो गया, सिस। अब लास्ट वाला बना के देखते हैं। ये आपका मैंने आपका एक्जियल इक्वेटोरियल बनाया। अब हम क्या करते हैं, इक्वेटोरियल एक्जियल बनाते हैं। मतलब इक्वेटोरियल ये हो गया और एक्जियल आपका ये हो गया। तो अब भी दोनों नीचे की तरफ प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो दोनों आपस में सिस हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप सिस ट्रांस चारों के ड्रॉ कर सकते हो कि किसका सिस है और किसका ट्रांस है और किसके अकॉर्डिंगली आप उसको मैनेज कर रहे हो और कैसे हम उसको देख सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको ध्यान से समझना है। अब हम इसके अगले पॉइंट पे आते हैं, इसमें हमें स्टेबिलिटी बतानी है, कौन सा ज़्यादा स्टेबल है। तो अब आपको स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग इसका गोवन करना है। तो मैं इसमें स्टेबिलिटी सभी की बता देता हूँ जो आपके पास नॉर्मल प्रेजेंट सिस्टम है आपके पास, उन सब में किस टाइप से आप स्टेबिलिटी को डिफाइन कर सकते हो। अब आप एक चीज़ देखो, 1/2 इक्वेटोरियल 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 इक्वेटोरियल। मैंने आपको क्या बताया था कि अगर दोनों जो सब्सटेंट है आपके या कोई भी सब्सटेंट आपका इक्वेटोरियल पोजीशन पे सब ज़्यादा स्टेबल होता है। तो इसका मतलब अगर मैं इनकी नंबरिंग कर देता हूँ, मैं सारों की नंबरिंग सेम ही कर रहा हूँ। ये मेरा 1 है, ये मेरा स्ट्रक्चर 2 है, सभी का सेम है, ये 3 है और ये हमारे पास 4 है। तो मैं कॉमन स्टेबिलिटी लिख रहा हूँ इनकी। आपके पास स्ट्रक्चर 2 विल बी मोस्ट स्टेबल, 2 की स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी क्योंकि इसमें दोनों इक्वेटोरियल है, सारे में देख लो आप। ठीक है, उसके बाद आपके पास, आपको पता है एक्जियल पोजीशन पे जो भी सिस्टम प्रेजेंट होगा आपका, वो एक्जियल पोजीशन वाला आपका लीस्ट स्टेबल होता है क्योंकि एक्जियल में आपकी 1,3 हाइड्रोजन के साथ जो इंटरेक्शन होती है, डाइएक्सियल इंटरेक्शन, वो सब ज़्यादा है जो स्टेबिलिटी उसको डिस्टेबलाइज करती हैं। तो इसका मतलब सबसे कम जो स्टेबिलिटी होनी चाहिए वो 1 की होनी चाहिए। सारों में 1 एक्जियल है सब में। ठीक है, अब बच गया आपके बीच के 2 और 3। 2 और 3 में क्या, सॉरी 3 और 4, 3 और 4 में क्या है, एक एक्जियल है एक इक्वेटोरियल है, एक्जियल इक्वेटोरियल एक्जियल इक्वेटोरियल एक्जियल इक्वेटोरियल। तो इसका मतलब क्या है, इन दोनों की स्टेबिलिटी ऑलमोस्ट सिमिलर होगी। तो 2 के बाद आपका 3 या 4 जो आपके पास प्रेजेंट हैं वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल है उनकी स्टेबिलिटी। तो ये मेरे पास यहाँ पे स्टेबिलिटी का ऑर्डर रहने वाला है। ये आपके पास स्टेबिलिटी ऑर्डर है इन कन्फर्मेशंस का कि यहाँ आपकी इन चीज़ों की स्टेबिलिटी होगी। ठीक है, तो ये आपने स्टेबिलिटी का ऑर्डर फॉलोअप करना है जो मैंने आपको सिस्टम के अकॉर्डिंग बताया है। अब वो पूछ रहा है कि इनमें से कौन कौन सा कायरल है कौन कौन सा नहीं है, वो हमें बताना है। आप स्टेबिलिटी का नोट कर लीजिए, मैं इसको रब कर रहा हूँ, स्पेस नहीं बचा हुआ है, मैं ऊपर वाला पूरा स्ट्रक्चर रब कर रहा हूँ। नीचे वाले हम ऐसे रखेंगे, अब इनमें हमें कायरलिटी चेक करनी है। ठीक है, ये मेरे पास अलग अलग स्ट्रक्चर बने हुए हैं। अब हमें बताना है, इनके बारे में लिखना है। तो आपके पास जो ये स्ट्रक्चर है 1 2, जब मैं आपको एक बता देता हूँ मॉडल के साथ। ये देखिए, सबसे पहले उसने हमारे पास जो स्ट्रक्चर गिवन था, ये सभी केस में आपको प्रॉपर्ली समझना है। ये मेरे पास 1 2 डाई एक्जियल है। अब इस 1 2 डाई एक्जियल में आप क्या करते हो, अगर आप किसी भी तरीके से इसके अंदर कोई प्लेन नहीं पास कर सकते, मैं अगर यहाँ से कोई प्लेन पास करूँ वो पास नहीं हो सकता, तो इसके अंदर कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। अगर सेंटर ऑफ सिमेट्री देखूँ तो इसके अपोजिट ये आना चाहिए लेकिन नहीं आ रहा है, तो इसके अंदर कोई प्लेन नहीं है, कोई सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है, मतलब ना कोई सिग्मा है और ना कोई इसमें आई है। तो अगर इस सिस्टम के अंदर नो सिग्मा और नो आई आप सब में देख सकते हो। यहाँ पे देखा मैंने, अब यहाँ देख लो आप, अगर इस पोजीशन वाले ग्रुप के साथ यहाँ पे प्रेजेंट था तो इसके अपोजिट में जो ग्रुप होना चाहिए उसके पास होना चाहिए। अब अगर आप इन दोनों को प्लेन पास करके देखते हो, मैं आपको 1 4 का एग्जाम्पल देता हूँ। ये देखिए आप, अगर आपके पास ये एक्जियल थे, मैं आपको इक्वेटोरियल का बता देता हूँ। ये आपके पास इक्वेटोरियल प्रेजेंट है सिस्टम। क्या आप इसमें से कोई प्लेन पास कर पा रहे हो कहीं से? नहीं कर सकते, हम कोई प्लेन इसमें से पास नहीं हो सकता। ठीक है, अगर हमारे पास ऐसा कोई सिस्टम प्रेजेंट नहीं है, ऐसा कोई सिस्टम पास नहीं हो सकता, तो इसका मतलब इसके अंदर भी ना कोई सिग्मा है, देखो आप कोई सिग्मा नहीं है, कहीं से प्लेन नहीं पास हो सकता,
ठीक है, ना कोई सिग्मा है और ना ही इसके अंदर, अगर यहाँ से आप पास करें देखो एक नीचे दिख रहा है, वो पूरी तरफ प्रोजेक्ट हो रहा है, वो ट्रांस है आपस में, तो इसका मतलब एक्सियल इक्वेटोरियल, इक्वेटोरियल में एक्सियल देखा हमने उसमें भी नहीं था, आपको इक्वेटोरियल में देखा उसमें भी नहीं था। ठीक है, अब एक एक्सियल एक इक्वेटोरियल में देख लेते हैं। एक आपका एक्सियल हो गया, ये देखिए एक एक्सियल आ गया, एक इक्वेटोरियल आ गया। अब भी हम कहीं से कोई प्लेन नहीं पास कर सकते, तो 1 2 के किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर कोई भी सिमेट्री एलिमेंट नहीं है, तो इसका मतलब नो सिग्मा और नो आई। तो यहाँ पे आपका 1 2 का जो डाई सब्स्टिट्यूशन है, डाई सब्स्टिट्यूट मॉलिक्यूल, ये आपके कायरल होंगे। ठीक है, 1 2 डाई सब्स्टिट्यूट मॉलिक्यूल का आपको कोई भी स्ट्रक्चर बना लो, सिस ट्रांस या 1 2 जैसा भी एक्सियल इक्वेटोरियल, वो सभी के सभी आपके कायरल होंगे। अब बात आ जाती है 1 3 पे। 1 3 का देखते हैं। 1 3 में सबसे पहला देखते हैं 1 3 का डाई एक्सियल। अब 1 3 का डाई एक्सियल ये बन गया बेटा। अब इसमें यहाँ एक प्लेन पास हो सकता है, देखो आप दोनों एक्सियल है, यहाँ से एक प्लेन पास हो सकता है। इसका मतलब इस मॉलिक्यूल के अंदर क्या प्रेजेंट है, सिग्मा प्रेजेंट है, और अगर सिग्मा प्रेजेंट है तो मॉलिक्यूल कैसा होगा, एकायरल। तो इसका मतलब जो 1 3 का सिस था एक्सियल मतलब 1 3 का जो एक्सियल था उसके अंदर आपके सिग्मा प्रेजेंट है। अगर बेटा सिग्मा प्रेजेंट है तो मॉलिक्यूल कैसा हो गया, एकायरल। ठीक है, ये मैंने आपको यहाँ बताया। अब अगर आपके पास इक्वेटोरियल पे प्रेजेंट हो, जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ एग्जाम्पल से। ये लीजिए, ये आपके पास प्रेजेंट है। अब देखो इक्वेटोरियल है, यहाँ से प्लेन पास हो सकता है। अगर यहाँ से प्लेन पास होगा तब भी दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज बना रहे हैं। तो इसका मतलब 1 3 के तो सिस केस में टोटल मैं एक्सियल इक्वेटोरियल नहीं बोलूँगा, मैं सिस ही बोल देता हूँ पूरा, क्योंकि ये भी आपका सिस है और ये भी सिस है। तो 1 3 के दोनों सिस जो प्रेजेंट है वो आपके एकायरल हैं। लेकिन अगर हम इसके ये देखते हैं आपके पास ट्रांस जो प्रेजेंट है, इसमें क्या एक एक्सियल है एक इक्वेटोरियल है। अगर मैं मॉडल से आपको बताऊं तो मतलब कुछ ऐसा स्ट्रक्चर प्रेजेंट है मेरे पास, ये देखिए। अब क्या इस सिस्टम के अंदर हम प्लेन पास कर सकते हैं, नहीं, इसकी इमेज यहाँ बनेगी, वो तो पॉसिबल ही नहीं है, देख लीजिए आप। ठीक है, तो वो तो पॉसिबल ही नहीं है। तो इसका मतलब आपका ये और ये जब प्रेजेंट है आपका, या एक्सियल आपका यहाँ है, इक्वेटोरियल यहाँ है, दोनों केस में, यानी कि जब ट्रांस का केस 1 3 के केस में बन रहा है तो आपके पास कोई प्लेन नहीं आता। तो 1 3 ट्रांस का जो मॉलिक्यूल आपका बनेगा वो मॉलिक्यूल आपका कायरल होगा, उसके अंदर कोई सिमेट्री एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, ये आपका सिस्टम यहाँ पे प्रेजेंट है। अब देखिए, जो आपका मैंने अभी आपको बताया कि आपके 1 3 6 जो इमेज बना रहे थे, ये बेटा तब बना रहे थे जब दोनों आर सेम है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ये पॉसिबिलिटी तब है जब आर आपने दो ग्रुप जो लिए सब्स्टिट्यूशन के दोनों सेम है। अगर डिफरेंट होंगे तो वो भी कायरल हो जाएगा, क्योंकि फिर ये इसकी इमेज नहीं बनेगा। अगर मैंने यहाँ CH3 लगा दिया, यहाँ इथाइल लगा दिया, तो इथाइल मिथाइल कोई सेम थोड़ी ना है। तो इसलिए उनकी जो मिरर इमेज बनेगी, एक का इथाइल बनेगा एक का मिथाइल बनेगा, तो वो भी सेम नहीं रहेगा। तो ये 1 3 6 मैंने तब के केस में बताया जब डाई सब्स्टिट्यूट मॉलिक्यूल है और आर आपका जो लगा हुआ सेम है, तब के केस में। अब इधर आ जाते हैं इस पे, आपके पास 1 4 प्रेजेंट है। 1 4 में आपको एक चीज़ याद रखनी है कि 1 4 में आपका कोई भी मॉलिक्यूल हो, किसी भी सिस्टम में प्रेजेंट हो, आपका हमेशा एकायरल ही रहेगा। मैं बता देता हूँ कैसे रहेगा। ये देखिए 1 4 शुरू कर लिया मैंने एक्सियल जिसमें आप ट्रांस दिखा रहे थे, ये एक्सियल यहाँ से प्लेन पास होता है तो इन दोनों की मिरर इमेज बनेगी। अब बेटे मैं चाहे यहाँ पे लगा लूँ, चाहे यहाँ पे लगा लूँ, चाहे यहाँ लगा लूँ, चाहे मेरा सिस हो चाहे ट्रांस हो। आपको मैंने बताया जब भी हम प्लेन पास करते हैं तो प्लेन के अंदर हम पूरे मॉलिक्यूल को इंक्लूड करेंगे इसको। अब वो सिचुएशन यहाँ लगाया, यहाँ लगाया, यहाँ लगाया, यहाँ लगाया, कहीं भी लगा हो, चाहे सेम हो चाहे डिफरेंट हो, क्योंकि अलोंग द प्लेन आ गया, जैसा मर्जी हो, तो आपका जो स्ट्रक्चर आपके पास जनरेट होगा, वो स्ट्रक्चर जो आपके पास बनेगा वो आपका उसमें प्लेन पास होगा ही होगा। और अगर प्लेन पास होगा तो आपका मॉलिक्यूल कैसा होगा, एकायरल होगा। तो इसका मतलब आपके पास यहाँ पे ऑलवेज सिग्मा प्रेजेंट रहेगा। कैसा ही आप आर ले लीजिए, आइदर आर इज सेम और डिफरेंट। ठीक है, हमेशा आपका मॉलिक्यूल कैसा रहेगा, एकायरल रहेगा। ठीक है, अब आप मैंने सिग्मा तो प्रेजेंट रहेगा ही रहेगा। अब आई देख लेते हैं। अगर इसकी बात करूं तो इसमें तो आई प्रेजेंट है, यहाँ पे हम देखें, यहाँ पे देखें तो आई प्रेजेंट है। ठीक है, इस स्ट्रक्चर में देखें तो आर उतना ही इधर है, इतना ही इधर है, यहाँ प्रेजेंट है, यहाँ नहीं मिलेगा आपको आई। तो इसका मतलब अगर इसके जो दोनों ट्रांसफॉर्म है, 1 4 की जो ट्रांसफॉर्म होगी
उसके अंदर सिग्मा के साथ आई भी प्रेजेंट होगा। लेकिन सिस फॉर्म में ऐसा नहीं होता। सिस फॉर्म में सिर्फ आप प्लेन पास करोगे इसके अलोंग 1,4 के, यहाँ भी 1,4 के, तो आपका ये मोलिक्यूल एक आयरन हो जाएगा। तो ये आपके पास 1,4 आपके पास जो डाइसब्स्टिट्यूट कन्फर्मेशन है उसके अकॉर्डिंगली आपके पास आ गया। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, अब इसमें छोटा सा एक टॉपिक रह गया है, वो मैं आपको बता देता हूँ। अब आपको इसी में आता है कि एनेंशियोमेरिज्म, एनेंशियोमर्स एंड रिजोल्यूशन, यानी ऑप्टिकल एक्टिविटी बतानी है आपको। ठीक है, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं 1,2 डाइमिथाइल सब्स्टिट्यूशन से। ठीक है, 1,2 डाइमिथाइल मतलब मेरे पास ये मॉलिक्यूल प्रेजेंट है और ये इस पे सब्स्टिट्यूशन लगे हुए हैं 2, कोई भी लगा लो मैंने। उसके बाद अब देखो मैंने आपको क्या बताया था कि जब रिंग फ्लिपिंग होती है तो एक्सियल एक्सियल अनस्टेबल होता है। ये किस में कन्वर्ट हो सकता है? ये आपको इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल में कन्वर्ट हो सकता है, ऐसे करके ये इसमें कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, ये आपस में दोनों कैसे हैं? 1,2 ट्रांस, ये हमने अभी किए थे। ये एक्सियल एक्सियल वाली फॉर्म है, ये रिंग फ्लिप करके इस मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो सकता है। और ये मॉलिक्यूल अगर मेरे पास प्रेजेंट है तो मैं अगर इसकी कोई मिरर इमेज बना के देखता हूँ ऐसे, तो मेरे पास ये ऐसे आते हैं ऐसे। ठीक है, तो आपके पास ये एक्सियल एक्सियल है, इससे हमने ये जनरेट कर लिया है। ठीक है, उसके बाद एक स्ट्रक्चर मेरे पास, मैं इसको 1 दे देता हूँ, इसको 2 दे देता हूँ। अब 1 और 2 आपस में मिरर इमेज है। आपको ये चेक करना है सिर्फ कि 1 और 2 जो आपस में मिरर इमेज है क्या वो सुपर इम्पोजेबल है या नहीं है। हम मॉडल से आपको बता देते हैं कि ये सुपर इम्पोजेबल होंगे या नहीं हो पाएंगे। इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल आ गए हैं। ये देखिए आप लोग, ये मैंने एक स्ट्रक्चर है, ये दूसरा है। तो अब ये दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज बना रहे हैं। ये देखिए यहाँ जो मैंने बॉर्डर बनाई हुई है। अब वो कहता है कि ये आपके पास जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, मैं आपको दिखा देता हूँ इधर से। ये 1,2 इक्वेटोरियल है, ट्रांस है आपस में, ये देखिए दूसरे की मिरर इमेज बना रहे हैं। ठीक है, अब वो कहता है क्या किसी तरीके से इनको एक दूसरे से सुपर इम्पोज किया जा सकता है? चलो मैं करके देखता हूँ। मैं इसको घुमा के इस पर लेके देखता हूँ। इसको अगर मैं इस पर घुमा के लाता हूँ तो ये मॉलिक्यूल उसके ऊपर एज सच फिट नहीं बैठता। ये देखिए आप, इसका ये वाला स्ट्रक्चर जो है मेरे पास प्रेजेंट था, इसका मॉलिक्यूल इधर की तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ आ रहा है, और इसका मॉलिक्यूल जिसमें मेरे हाथ पे ये वाला, ये नीचे की तरफ जा रहा है, और इसका ये नीचे की तरफ है तो इसका ऊपर की तरफ है। तो इस मॉलिक्यूल को आप इसके ऊपर सुपर इम्पोज नहीं कर सकते। ये देखिए किस टाइप से बनता है, नहीं बनता सेम मॉलिक्यूल। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ आपस में मिरर इमेज तो हैं पर नॉन सुपर इम्पोजेबल हैं। अगर नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज होती है तो उनको आपस में क्या बोलते हैं? एनेंशियोमर। तो 1 and 2 आर एनेंशियोमर। ठीक है, तो ये आपके पास 1, 2 क्या हो गए? एनेंशियोमर। ये स्ट्रक्चर दोनों सेम है क्योंकि जो आपके रिंग फ्लिपिंग से अचीव हो जाते हैं वो स्ट्रक्चर सेम होते हैं। चाहे उनमें एक्सियल इक्वेटोरियल डिफर कर जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपके स्ट्रक्चर सेम होंगे। अब हम बात करते हैं सिस की। सिस में किस टाइप से आपको गिवन था? मान लो मैं इसमें आर लगा लेता हूँ, यहाँ पे आर था ये। अब मैं इसकी मिरर इमेज बना के देखता हूँ कि इसकी मिरर इमेज जो बनती है वो क्या बनती है। ये आ गया, ये आर और ये आपका आर। ठीक है, अब हम देख लेते हैं इसकी बना करके किस टाइप से आपके पास जनरेट होगी। ये देखिए आप, ये बन गया, ये स्ट्रक्चर आ गया मेरे पास। एक्सियल, ये इक्वेटोरियल, दोनों सेम डायरेक्शन में है तो सिस बोलेंगे हम इनको। ये आ गया 1, 2 सिस का एग्जाम्पल। ठीक है, अब आपके पास ये इसकी मिरर इमेज है। अब देखो मिरर इमेज तो बन गई, सुपर इम्पोजेबिलिटी चेक करनी है सिर्फ आपको। हम क्या करते हैं, इस स्ट्रक्चर का रिंग फ्लिपिंग करा देते हैं।
इस वाले का। अब मैंने अभी आपको क्या बताया कि रिंग फ्लिपिंग में क्या होता है, जो ग्रुप आपका ऊपर की तरफ प्रेजेंट था वो आपका कहाँ चला गया, नीचे की तरफ। मतलब आपका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे बन जाएगा और जो नीचे था वो ऊपर चला गया। इसको मैंने ऊपर भेज दिया और इसको मैंने नीचे। आप पेपर पे ऐसे ड्रॉ करोगे इसको। जो एक्जियल था वो आपका क्या होना चाहिए, इक्वेटोरियल। इस पोजीशन पे जो अब मैंने इसको घुमाया तो घुमाने के पास जो मेरे पास स्ट्रक्चर बना है यहाँ पे मतलब ये आपका, सॉरी यहाँ मैं इसको नंबरिंग कर देता हूँ 1 2। अब ये वाली नोब थी जो इसको नीचे आना है तो ये वाला स्ट्रक्चर यहाँ चला जाएगा। ये एक आपका कैसा था, इक्वेटोरियल, तो यहाँ जा कैसे हो जाएगा ये एक्जियल। वो कैसा था एक्जियल, यहाँ आके कैसे हो जाएगा इक्वेटोरियल। तो ये मेरे पास स्ट्रक्चर बन गया है। अब मैं इस स्ट्रक्चर को अगर घुमा के रखता हूँ तो मेरे को सेम ही स्ट्रक्चर मिलेगा। तो इसका मतलब ये दोनों मॉलिक्यूल तो रिंग फ्लिपिंग से बने सेम हुए, और इसी को मैंने घुमा के रखा तो ये भी सेम बन गए, मतलब सेम ही मॉलिक्यूल अचीव हो गया। इसमें दिखा देता हूँ आपको। ये था ऐसे, उसके बाद हमने इसका क्या किया, रिंग फ्लिपिंग कर दी। इसको ऊपर कर देते हैं ऐसे, ये रिंग फ्लिपिंग होगी। तो रिंग फ्लिपिंग में क्या हुआ, ये जो एक्जियल था ये इक्वेटोरियल हो गया आपका, और जो आपके पास ये सिस्टम प्रेजेंट था ये ऐसे बन गया मॉलिक्यूल, ये आपका एक्जियल हो गया, ये वाला एक्जियल। अब उसने क्या किया, इस मॉलिक्यूल की जो मिरर इमेज बनी हुई थी इसको उठा के ऐसे लेके गया, तो ये एक्जियल एक्जियल पे रहा और इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल पे आ गया। दोबारा देख लेते हैं एक बार। इसका रिंग फ्लिपिंग करके ये मॉलिक्यूल अचीव हुआ। उसके बाद इस मॉलिक्यूल को एज सच ऐसे घुमा के मैंने यहाँ रखा तो सेम ही मॉलिक्यूल है मेरे पास, ये इक्वेटोरियल आ रखा है, ये एक्जियल आ रखा है। तो इसका मतलब ये जो स्ट्रक्चर है तीनों आपस में, मैं इसको ABC लिख देता हूँ, ABC, ये तीनों के तीनों स्ट्रक्चर आपस में सेम है। तो यानी कि सॉल्यूशन के अंदर आपके आपस में स्ट्रक्चर आपस में इंटरकन्वर्टेबल होते रहते हैं। तो इसका मतलब 1 to 6 जो आपका था तो कायरल हमने अभी देखा था, 1 to 6 आपका कायरल है। लेकिन ये आपके पास जो रिंग फ्लिपिंग होती रहती है उसकी वजह से ये तीनों मॉलिक्यूल आपस में सॉल्यूशन में एग्जिस्ट करते हैं। तो अगर ये इसका आइसोमर होता, एनिसोमर होता, तो इसमें ये भी मिलेगा और ये भी मिलेगा। तो इसका मतलब 1 to 6 कायरल तो है, लेकिन ओवरऑल सॉल्यूशन कैसा है, ऑप्टिकली इनएक्टिव। सॉल्यूशन आपका ऑप्टिकली इनएक्टिव है, ठीक है, ड्यू टू रिंग फ्लिपिंग। रिंग फ्लिपिंग होती रहती है, इससे ये बनता रहता है, इससे ये बनता रहता है। तो इसका जो आइसोमर ये बनना चाहिए था वो आपस में सॉल्यूशन में बनते रहते हैं। तो आप इसका जो सॉल्यूशन है आपका ओवरऑल उसकी ऑप्टिकल एक्टिविटी 0 हो जाएगी। तो इसका मतलब 1 to डाई सब्स्टिट्यूशन के लिए टोटल आपके पास एक आइसोमर ये है, एक आइसोमर ये बन गया, आपके आइसोमर थे आपस में, और इस पूरे का एक बनेगा, क्योंकि जो ये सारे स्ट्रक्चर आपस में इंटरकन्वर्ट होते रहते हैं रिंग फ्लिपिंग से। तो टोटल आइसोमर्स इसके आपके पास 3 बन गए, 3 टोटल आइसोमर्स आपके पास आए हैं इसके, ठीक है। अब 1 3 का देखते हैं 1 2 के बाद। मैं रब कर रहा हूं इसको, आपको पता था 1 2 जो 6 था वो तो आपका कायरल था। तो जो आपका 1 3 है, ये देखो, ये मैंने आपका 1 3 एक्जियल एक्जियल बना दिया। आपको पता है यहाँ से हमने प्लेन पास कर दिया था। तो 1 3 का जो 6 था वो आपका एक कायरल था, क्योंकि उसके अंदर हमने प्लेन पास कर दिया था, सिग्मा प्रेजेंट था वहाँ पे। कब, जब आपके R दोनों सेम थे, ठीक है। अगर आपके R, ये आपका 6 था, 6 तो इसका मतलब ऑप्टिकली एक्टिव हुआ ही नहीं। तो आपके पास क्या रह गया अब, ट्रांस में आपने ये करके देखने हैं, एक आपका एक्जियल एक इक्वेटोरियल, इस तरीके से, ठीक है। जो मैंने आपके पास ये सिस्टम जनरेट किया है, आप उसकी मिरर इमेज भी ले सकते हो। यहाँ पे इसकी मिरर इमेज लेके देखो, आपके पास ये मॉलिक्यूल बनेगा, ठीक है। यहाँ पे R और यहाँ पे R, ठीक है। तो इसका आपके पास जो ट्रांस प्रेजेंट है उस ट्रांस वाले की आपके पास ये मिरर इमेज है। अब इसकी सुपर इम्पोजिबिलिटी सिर्फ आपको चेक करनी है कि ये मॉलिक्यूल आपस में सुपर इम्पोजेबल है या नहीं है। तो आपस में जब ये मॉलिक्यूल सुपर इम्पोजिबिलिटी इसकी हम चेक करते हैं, तो आप एक चीज़ याद रखना, जो ट्रांस वाले होते हैं वो कभी भी एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज नहीं होते, अगर एक सिस्टम जिसमें ट्रांस आ गया है, ठीक है। अब इसमें देखिए आप एक्जियल इक्वेटोरियल, एक्जियल इक्वेटोरियल, तो जहाँ इक्वेटोरियल आ गया ना, इक्वेटोरियल वाला आपस में एक दूसरे के ऊपर कंपोज नहीं हो पाता। तो इसका मतलब ये दोनों अलग अलग मॉलिक्यूल हो गए। तो 1 2 और एक आपका 6 वाला था ही तीसरा। तो इसके टोटल आइसोमर इसके भी कितने बन गए आपके पास, 3, ठीक है। तो इस, और ये आपस में रिजोल्वेबल हैं। जैसे उसमें क्या था 1 2 के केस में, जब आप 6 बना रहे थे वहाँ पे वो नॉन रिजोल्वेबल थे। यहाँ तो 6 एक कायरल ही था शुरू में, वहाँ कायरल था लेकिन नॉन रिजोल्वेबल थे, इंटरनल उसके अंदर रिंग फ्लिपिंग की वजह से वो कैंसिल आउट हो जाता था। ये आपका रिजोल्वेबल है। तो ये आपका 1 2 और 1 4 के केस में आ गया। और
अगर 1,4 की बात करें तो 1,4 में आपको पता है 1,4 के अंदर सभी के सभी एक आयरल होते हैं, किसी भी फॉर्म में प्रेजेंट है कोई भी, तो वहाँ पे हम एनिसोमेरिज्म या रिजोल्यूशन का कोई बात नहीं कर सकते क्योंकि मॉलिक्यूल एक आयरल है। ठीक है, अब आपको इसमें सीधा सा पता चल गया कि 1,2 की बात करें अगर हम, तो 1,2 के अंदर जो ट्रांस है वो कायरल भी है आपका और ऑप्टिकली एक्टिव भी है। और जो मैं लिख देता हूँ इस बात को आप प्रॉपरली नोट कर लेना, मैं 2 पॉइंट यहाँ लिख देता हूँ। 1,2 के अंदर जो आपके पास ट्रांस है वो कायरल भी है और ऑप्टिकली एक्टिव भी है। 1,2 के अंदर जो मेरे पास सिस प्रेजेंट है वो कायरल तो है बट नॉन रिजोल्वेबल लिख लो या ऑप्टिकली इनएक्टिव लिख देते हैं। अब वो रीजन आपको पता है क्योंकि रिंग फ्लिपिंग से चेंज होते रहते हैं। अब 1,3 सिस की बात करें तो 1,3 सिस तो एक कायरल ही होता है जब आर आपके सेम है। अगर आर आपके सेम है उस केस में तो आपके अंदर से यहाँ सिग्मा प्रेजेंट हो जाता है। और 1,3 अगर ट्रांस की बात करें तो वो मॉलिक्यूल कायरल भी है और ऑप्टिकली एक्टिव भी है, रिजोल्वेबल भी है। रिजोल्वेबल का मतलब होता है कि आप दोनों को अलग अलग निकाल सकते हैं, अलग दोनों सोल्यूशन को। और 1,4 का आपके पास सिस हो या ट्रांस हो, सभी के सभी आपके पास एक आयरल होते हैं। तो इस पूरे सिस्टम का ये निचोड़ आ गया आपके पास, आपको ये पॉइंट पता होने चाहिए। इसमें भी टोटल आइसोमर आपके 3 बनेंगे, इसमें भी टोटल आइसोमर आपके 3 बनेंगे। ठीक है, तो इसमें आपका एक ही अरेंजमेंट होगा, जैसा मर्जी आप उसको दिखा सकते हो। तो ये आपके पास टोटल इसका आउटपुट आ गया कि इस तरीके से साइक्लोहेक्सेन के डेरिवेटिव कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना। ओके, थैंक यू।